हाँ जी, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 3 यूनिट नंबर 6 का बड़ा लेक्चर है, इसलिए जो है हमें इसको मल्टीपल वीडियोज़ में बनाना पड़ा। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं। लास्ट टाइम जहाँ तक हमने पढ़ा था, क्यों कहता है, इट वॉज व्हेन द ओल्ड मैन बिगेन गिविंग फर्म डायरेक्शंस दैट आई सॉ आई हैड बीन डूप्ड। जब बूढ़ी औरत ने खुद डायरेक्शन देना शुरू की तो मुझे पता चला कि आई हैड बीन डूप्ड। डूप्ड कहते हैं मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। मुझे पता चला कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। हम अस्पताल जा रहे थे, बूढ़ी औरत कहीं और की डायरेक्शंस दे रही थी। वी वर थ्रेडिंग आवर वे थ्रू सम मॉडर्न which look like the Chinese equivalent of the Isle of Dogs. Where is the hospital? There is no hospital, I said. कहता वहाँ मुझे पता चला कि हम जो है किसी चाइनीज इलाके से जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने पूछा कि किधर है अस्पताल, यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है। यस यस, द टैक्सी मैन रिप्लाइड, वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल नंबर 1 डॉक्टर। टैक्सी वाले ने कहा हाँ हाँ, हम अस्पताल जा रहे हैं जो पहले नंबर पे डॉक्टर है। We stopped by a row of shops and the taxi man got out. I jumped from the car and seized him by the arm, shouting, I said number 1 hospital, you lie, you cheap Charlie, you number 10,000 Saigon. ठीक है। और मैंने उसे कहा कि मैंने कहा था कि सबसे बेहतरीन अस्पताल डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये सबसे बेहतरीन अस्पताल नहीं है, तुम एक झूठे हो, तुम एक मकार आदमी हो, तुम जो हमें 10 नंबर अस्पताल में ले आए हो, तुम एक 10 नंबर बंदे हो। ठीक है, साइगॉन कहते हैं बेहतरीन होने को, लेकिन 10,000 साइगॉन यानी साइगॉन इलाके के बंदा, तुम फजूल हो। साइगॉन उस शहर का नाम था ना, तो वहाँ के रहने वालों को साइगॉन कहते हैं। जो 10,000 साइगॉन यानी साइगॉन कहते तुम 10 नंबरी लाहौरी हो। We were surrounded by children in the pouring rain. The taxi man tugging himself free. वो कुछ मार्केट के अंदर ना, बाजार के अंदर ले गए जहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें थी, और तो उसने उसका बाजू पकड़ के उसको ये बातें कही थी। हमारे इर्द बच्चे ही बच्चे थे। इन द pouring rain, जहाँ बारिश हो रही थी। The taxi man tugging himself free and me gripping by him by the arm. It was left to the woman carrying the little bundle of tarpaulin to find out exactly where the doctor lived. Finally, I gave in and followed her up some steps, then along an open corridor lined with tailors and merchants. At least I thought, when the baby dies, I can't be blamed. And once I had that thought, it turned into a wish. A little cough would have done it, a pathetic gurgle, then silence. And my point about Western medicine would have been proved to my own satisfaction. I should have behaved very well and would have paid for the funeral. फिर कहता क्या हुआ कि वो औरत भागना शुरू हुई। मैंने भी उसके पीछे गया, देखा कहाँ वो जा रही है। वहाँ पे दर्जी थे, ठीक है, उन दुकानों के अंदर। और मैंने कहा कि, और कुछ दुकानदार थे। मैं सोचा कि अगर अब बच्चा मरा तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँगा। मैंने पूरी कोशिश की है, और जैसे मेरी कोई ख्वाहिश थी वो पूरी होगी, फ़ौरन एक गरगर की आवाज़, एक गरगराहट की आवाज़ इस बच्चे की गर्दन से, ठीक है, और फिर खामोशी, खांसी, गरगर और खामोशी। बच्चा मर गया था। और कहता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन तो होगी कि भाई मगरबी इलाज बेहतरीन है, ये मशरकी इलाज ठीक नहीं है, इसने बच्चा मार दिया। और कहता मुझे उस वक्त अच्छे तरीके से अब बिहेव करना चाहिए था कि मैं चलो कम से कम उसके जनाजे के लिए पेमेंट कर दूँ। इन रेट्रोस्पेक्ट, अगर मैं माजी में देखूँ, इट वॉज ईजी टू सी हाउ द एस्टेब्लिशमेंट वुड कमांड confidence. The dark main room with its traditional furnishings, the walls lined with photographs of ancestors in traditional Vietnamese robes, a framed jigsaw of the Italian lakes, and in the back room, it would of course have to be a back room. A plump middle-aged lady was massaging the back of another plump middle-aged lady. कहता मैंने वहाँ क्या देखा, अगर मैं देखूँ माजी में जाके, कि वो इस्टेब्लिशमेंट बड़ा ना, उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस था। वहाँ से लग रहे थे लोगों को बड़ा यकीन है। वो गहरा सा कमरा था, वहाँ पुरानी फर्निशिंग्स, पुराने ज़माने की सारी चीज़ें और फर्नीचर मौजूद था। दीवार पे बूढ़ों की तस्वीर लगी हुई थी जिन्होंने वियतनाम के रोब्स पहने हुए थे। साइगॉन वियतनाम का शहर है, ये बात याद रखें आप। वियतनामीज़ उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, और इटालियन लेक्स की तस्वीरें थी। और वहाँ पे जो है एक बूढ़ी औरत तो नहीं, दरमियानी उम्र की औरत जो है, एक और दरमियानी उम्र की मोटी औरत की मसाज कर रही थी उसकी कमर को। They paid hardly any attention when we came in. There was not the slightest element of drama. Indeed, I began to see that I was now the only person who was panicking. उन्होंने हम पे कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने वहाँ जाकर महसूस किया कि मैं वाहिद आदमी हूँ जो पैनिक कर रहा है, जो घबरा रहा है। वहाँ पे कोई ड्रामा नहीं, सब वहाँ पे काम है। वो औरत भी जो इलाज करने वाली और जो बच्चे की माँ है वो भी। मैं ही सिर्फ घबरा रहा था। When she had finished the massage, the doctor turned her attention to the baby. First, she took some ointment from the dirty bowl at her elbow and rubbed it all over the little grey body. Then, from another bowl, she produced some pink substance resembling euthymol toothpaste, with which she proceeded to line the mouth. In a matter of minuteness, the child was slightly sick.
began to cry and recovered. अच्छा, अब बच्चा मरा नहीं था, जो गार्गल की आवाज़ थी, कफ की आवाज़ थी, उससे इस राइटर को लगा कि जैसे बच्चा मर गया। कहता मुझे लगा जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है और मैं सोच रहा था कि चलो मैं इसके जनाजे के लिए पे करता हूँ, लेकिन तो पहुँचे तो पता चला कि बच्चा भी ठीक था। उस औरत ने आराम से मसाज किया, उस बूढ़ी औरत का अपने बच्चे को लटाया, पहले उसके ऊपर तेल पूरा मसाज किया गंदे से एक प्याले से, ठीक है। उसके बाद एक पिंक कलर की ट्यूब सी निकाली, जिस तरह की कोई या टूथपेस्ट, हमारे यहाँ मेडिकल में टूथपेस्ट नहीं, उस तरह का पिंक कलर की चीज़ निकाली, उसको बच्चे के होंठों पे लगाया जैसे कोई बच्चा आराम सा बीमार है, उसको बड़ा मसला नहीं है। और क्या हुआ कि बच्चा रोना शुरू हो गया और थोड़ा ठीक हो गया। आई हैव नेवर बीन मोर फ्यूरियस इन माई लाइफ, मैं कभी जिंदगी में इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं आया था। टू कंप्लीट माई ह्यूमिलिएशन द डॉक्टर रिफ्यूज एनी पेमेंट, और उससे ज़्यादा काम क्या हुआ मेरी ह्यूमिलिएशन, मेरी शर्मिंदगी बढ़ाने के लिए, कि डॉक्टर ने मेरे से पैसे भी नहीं लिए। यानी उसको शर्मिंदगी और गुस्सा किस बात का था, क्योंकि वो कह रहा था कि भाई ये डॉक्टर ठीक नहीं है, इन हकीमों के पास ना जाओ, ये जो पूरा अस्पताल है उधर जाओ, बच्चा ठीक होगा। लेकिन इधर आके भी बच्चा ठीक हो गया, मुझे शर्मिंदगी हुई कि भाई ये ईस्टर्न मेडिसिन भी कुछ है। और उसके अलावा मैंने कहा कि चलो अपनी ईगो को ज़रा तसल्ली देने के लिए मैं पैसे दे दूंगा, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। हकीम ने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। शी प्रोवाइड द ओल्ड वुमन विद अ प्रिस्क्रिप्शन रैप्ड इन न्यूज़पेपर एंड वी लेफ्ट, उसने बूढ़ी औरत को एक अखबार के अंदर एक प्रिस्क्रिप्शन दी, दवाई दी, और उसके बाद हम वहाँ से निकल दिए। वी ड्रोव टू द मिजरेबल शेल्टर इन विच द ओल्ड वुमन लिव्ड, हम उस छोटी सी फजूल मिजरेबल, बड़ी ही फजूल, बड़ी ही दर्दनाक झोंपड़ी में गए जहाँ वो बूढ़ी औरत रहते थे। सिट डाउन शी सेड, उसने कहा बैठ जाओ, और बूढ़ी औरत ने कहा, इंडिकेटिंग द वुडन बेड विच वाज द ओनली फीचर ऑफ हर रूम अपार्ट फ्रॉम द रूफ, देयर वर नो वॉल्स। उसने मुझे एक लकड़ी के बिस्तर में बैठने को कहा। उस पूरे घर में सिर्फ वो बिस्तरा था या छत थी, दीवार तो उस घर में थी ही नहीं। यानी चार पे साइड पे 4 पोल लगे हुए हैं, उसमें छत है, नीचे बिस्तरा है। In any other mood, I might have been moved by the fact that the only English she knew beyond the terrible pigeon crumbs of the beggar was a phrase of hospitality. Pigeon कहते हैं वो ज़बान जो कि आप दूसरों की एक्वायर करते हो, जो आपकी अपनी ज़बान नहीं होती, इसके कुछ कुछ आप एक्वायर करके उसको अपने अंदाज में यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है डाइव इंग्लिश का, हम उसको एक्वायर कर लें, लोग का उसको कहें डाई, उन्हें बड़ी डाई मारी, ठीक है। ये पिजन होगी कि हमें दूसरे की लैंग्वेज को एक्वायर किया, ठीक है, और उसको अपने हिसाब तोड़ मोड़ के अपनी लैंग्वेज में यूज़ किया। तो कहता है मैंने जो, मुझे हैरानी होनी चाहिए थी, मुझे बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए था कि उस फ़कीर को उतनी अंग्रेजी आती थी जिससे वो भीख मांग सकती थी, या फिर इतनी अंग्रेजी आती थी जिसमें वो हमारी मेहमान नवाजी कर सकती थी। यानी उसको मेहमान नवाजी तक की हद तक भी अंग्रेजी आती थी। But I so deeply hated her at that moment that I could only give her a couple of pounds plus some useless advice about keeping the baby warm and off the pavements and go. कहता मुझे उस पर बहुत नफरत हो रही थी उस औरत से। मैं उसको सिर्फ कुछ पैसे दे सकता था या फिर एक ऐसी उसको जो है मशवरा दे सकता था जिसका कोई फ़ायदा नहीं था कि भाई बच्चे को ठंड से बचाओ, उसको बाहर फुटपाथ में हटाना। ये तो बच्ची को, ये तो उस औरत को पहले ही पता था कि ठंड से बचाना। I left the taxi man at a garage not far from the Royal, where I also gave him some money towards repairing the split tire. मैंने रॉयल होटल के बाहर टैक्सी मैन को छोड़ा था, वहाँ पे भी उसको आके मैंने कुछ पैसे दिए, ठीक है, ताकि वो अपना जो फटा हुआ टायर है उसको भी मुरम्मत करा ले। You number one Saigon, he said with a slight note of terror in his voice. उसने क्या कहा कि तुम जो असल में नंबर 1 साइगॉन तो तुम हो, और साइगॉन जो है बेसिकली क्या है, स्लैंग है बेस्ट का सबसे बेहतरीन तुम हो। यानी राइटर कह रहा है कि मुझे इन लोगों से नफरत हो रही थी कि उन्होंने क्या इलाज का काम किया, बच्ची की जान को खतरे में डाला है, और उसके बाद मैं जो गलत साबित हूँ ये सही साबित हूँ, मुझे ये बुरे लग रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। और इस टैक्सी वाले ने मुझे कहा कि तुम नंबर 1 साइगॉन हो, इस शहर के नंबर 1 बासी तो तुम ही हो, सबसे अच्छी शहरी तुम हो, और मेरी तारीफ की है। और लेकिन उसके चेहरे में हल्का सा एक डर भी, उसकी आवाज़ में हल्का डर भी था, क्योंकि वो मेरी इमोशंस को देख के घबरा गया था। ये लिखा है जेम्स फेल्टन ने, उसने अपने अंदाज में उसको बयान किया, ठीक है। अब हम इस टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके सवालों के जवाब देके। अब ये बात समझने वाली है कि ये पैसेज सिंपली सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं कि ये हुआ फिर ये हुआ ये हुआ, सिर्फ स्टोरी नहीं है, बल्कि फेल्टन ने, राइटर ने इसको बयान किया अपने एक्सपीरियंस को क्रिटिसाइज करने के लिए। किस चीज़ को क्रिटिसाइज करने के लिए? ईस्टर्नर्स को नहीं, मशरकी लोगों को नहीं, खुद वेस्टर्न्स, मगरबी लोगों को,
कि किस तरह मगरबी लोग मशरकी लोगों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनको बुरा समझते हैं, उनको बेवकूफ़ समझते हैं, उनको कमतर समझते हैं, और वो अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा है और अपने माशरे को क्रिटिसाइज कर रहा है कि हम मगरबी लोग कितने अंधे हैं, हम समझते हैं कि सिर्फ हम ही अकले कुल हैं और मशरकी लोगों के पास कुछ नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। एक्टिविटी 6.5 एक्सप्लोरिंग द टेक्स्ट। व्हाई इज द वर्ड मदर इन कोटेशन मार्क्स? मदर का लफ्ज़ कोटेशन मार्क्स में क्यों है? लाइन नंबर 8 के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है मुख्तलिफ औरतों के पास रहा है, तो उनमें से कोई एक ही उसकी माँ होगी, तो बकाया जो है मदर बनने की एक्टिंग कर रही है, तो इससे उसने मदर को वर्ड ऐड किया। कहने को माँ होती थी, असल में उनकी माँ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द सेकंड पैराग्राफ हैव ऑन द रीडर? सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन रीडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है? One day, however, I was returning from a good lunch when I saw that a crowd had formed around the old woman who was wailing and gesticulating. हाँ, ये इफेक्ट डालती है बड़ा एक ऑपोजिट, कि जब मैं आ रहा था एक बेहतरीन लंच करके, मैंने देखा कि बूढ़ी औरत के इर्द गिर्द जो कि रो रही थी और धाड़े मार रही थी, लोग खड़े थे। दो ऑपोजिट दिखाए गए हैं। मैं मगरबी बंदा अच्छा खाना खा के आ रहा हूँ, वो मशरकी गरीब औरत जो बूढ़ी है, जो रो रही है और उसके इर्द गिर्द हजूम है। ये डिफरेंस दिखाया गया ईस्ट और वेस्ट का, कि उनके हालात क्या और हमारे हालात क्या हैं। इन द सेकंड पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 3, इन द सेकंड पैराग्राफ, व्हाट इंप्रेशन डू वी गेट ऑफ द पीपल हेल्पिंग द चाइल्ड? दूसरे पैराग्राफ में हमें क्या इंप्रेशन आता है कि लोग जो बच्चे की हेल्प कर रहे हैं? हमारे जहन में ये इंप्रेशन आता है कि ये सब लोग बेवकूफ़ हैं, ये सिर्फ टोट के टोने कर रहे हैं, उस बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हैं। दे आर स्टूपिड, दे आर अनलर्नड, दे आर इलिटरेट, और ये लोग जाहिल हैं। इस तरह ख्याल हमारे जहन में आता है। अब ये ऐसे हैं कि नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन रीडर को पढ़ के यही ख्याल आता है कि ये जो लोग बच्चे की मदद कर रहे हैं, बजाय मदद करने के उसका नुकसान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एटीट्यूड डिड द ऑथर हैव टुवर्ड्स द रिसेप्शनिस्ट? व्हाई डू यू थिंक दिस वाज सो? राइटर का रिसेप्शनिस्ट के मुतालिक क्या रवैया था और वो ऐसा क्यों था? राइटर का रिसेप्शनिस्ट के मुतालिक रवैया बड़ा ही पैट्रोनाइजिंग था, PATRONIZING, पैट्रोनाइजिंग या ह्यूमिलिएटिंग। वो जिसने उसको ह्यूमिलिएट कर रहा हो, तुम जाहिल हो, तुम्हें क्या पता, तुम एक फजूल सी या अनपढ़ सी हो, तुम्हें मैं समझा, तुम समझ नहीं रही। और ये क्यों था? क्योंकि एक जनरल स्टीरियोटाइप है। एक जनरल स्टीरियोटाइप कहते हैं कि जब आप एक तनाजुर में सबको ढाल दें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं शेख है तो सारे शेख जो है कंजूस होंगे, या लेट्स सपोज ये बट है तो सारे बट खाना ज़्यादा खाते होंगे। ये स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि हमने उसने क्यों किया कि वो एक एज अ वेस्टर्नर, एज अ मगरबी शख्स स्टीरियोटाइप कर रहा है कि तमाम ईस्टर्न लोग, तमाम मशरकी लोग जाहिल ही होते हैं, अनपढ़ ही होते हैं, उन्हें पता कुछ नहीं है। इस वजह से उस रिसेप्शनिस्ट को भी वो उस तरह ही जाहिल समझ रहा था, उसका रवैया इस वजह से ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 5, Fenton says in line 43, from the start everything went wrong. Explain in your own words what went wrong on the journey. Fenton ने कहा 43 नंबर लाइन में कि शुरू से ही सब कुछ खराब हुआ था। क्या कुछ खराब हुआ था उसको अपनी लाइन में बयान करें। तो आपको पता है पहले क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया, तो उसके बाद आगे एक वैन आ गई, उसने रास्ता रोक दिया। उसके बाद जब सड़क सीधी हुई तो पता चला जी फाटे बंद ट्रेनें गुजर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, टायर फट गया, लेकिन उसका बाद में पता चला। फिर ऊपर से जो टाइफून सारा है, ठीक है, उसका तूफान जो है उसके असरात भी आना शुरू हो गए, ठीक है। ये सब मसाइल जो है इकट्ठे होना शुरू हो गए। ये आपने अपने अल्फाज में लिखना है, या आप लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये जो मैंने पॉइंट्स हैं इनको इंग्लिश में एक एक सेंटेंस छोटा छोटा लिख लें, 4 से 5 लाइनों में आपका ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, Fenton says we were traveling through Cologne, the Chinese quarter, on an errand of Western mercy. What does this tell us about Fenton's attitude? पहले इस जुमले को समझिए, इसका मतलब क्या है। हम लोग कोलोन में से गुजर रहे थे, जो कि एक चाइनीज इलाका था, जहाँ पे एक एरंड, एक हमने काम करना था, वेस्टर्न मर्सी, एक मगरबी शख्स की रहमदिली का। इससे हमें क्या पता चलता है फेंटन के एटीट्यूड का, कि वो इस बात को मान रहा था कि भाई मैं बड़ी मेहरबानी कर रहा हूँ, मैं बड़ी मर्सी कर रहा हूँ, मगरबी शख्सों में मर्सी कर रहा हूँ, और ये मशरकी लोग अजीब बुरा हाल किए हुए हैं, इनमें तो कोई रहमदिली है ही नहीं। मैं एक इस चाइनीज़ इलाके में से एक मगरबी शख्स एक अलग निकल रहा है, तमाम चाइनीज़ लोगों से लड़ के उस बच्चे की जान बचाने, यानी अपने आप को ग्रेट शो करने की कोशिश करता है। सिर्फ एटीट्यूड से पता चलता है कि वो समझ रहा है कि वो सुपीरियर है, एज अ वेस्टर्नर, एज अ मगरबी पर्सन, एक मगरबी शख्स के तौर पे वो अपने आप को बाकियों से बेहतर समझ रहा है, मशरकी लोगों से। ये उसके एटीट्यूड के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड फेंटन इमेजिन द हॉस्पिटल? फेंटन ने हॉस्पिटल किस तरह का इमेजिन किया था? बिल्कुल वैसा ही जैसा कि उसके अपने मुल्क में है कि जी बड़ी सी फ्रेंच दौर की बिल्डिंग बनी होगी, बाद में अमेरिकन ने रेनोवेट किया होगा, ठीक है, और जिन अमेरिकन इन्वेस्टर्स को रेनोवेट करा के बेहतरीन किया होगा, उसके नाम पे वार्ड का नाम होगा, वहाँ पर तमाम लेटेस्ट जो ईस्टर्न इलाकों में हो सकते हैं इक्विपमेंट वो मौजूद होंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब फेंटन्स एटीट्यूड टुवर्ड द वियतनामीज डॉक्टर। डॉक्टर जो वियतनाम की थी वो बूढ़ी सी, उसके मुतालिक वो जो औरत थी उसके मुतालिक फेंटन क्या रवैया था? बड़ा डेरोगेटरी था, DEROGRATORY, डेरोगेटरी, ठीक है, TORY। डेरोगेटरी को होता है कम तर समझना, जलील करने वाला कि जी ये तो फजूल सी है, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो अनपढ़ है, ये तो जाहिल है, ये तो दकियानूस है, ओल्ड फैशनड है। ये उसका ख्याल था उस डॉक्टर के मुतालिक। उसके नज़दीक ये फारिग है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन वो चुप था कि वो देख रहा था कि सामने इसको देखे करती क्या। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू फील फेंटन बिहेव ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट, एक्सप्लेन योर व्यूज। आपके ख्याल से फेंटन ने इस पूरे इंसिडेंट में कैसे बिहेव किया? वेल पहली बात तो ये कंपैशनेट, उसके दिल में रहम आया, शुरू में उसका बिहेवियर ठीक था। सेकंड नंबर पे उसका बिहेवियर कैसा था? वो घबरा गया था, ठीक है, पैनिकिंग था उसका बिहेवियर। नंबर 3 एंग्री, वो सबसे लड़ रहा था, गुस्से में था, ये बिहेवियर था। नंबर 4 डेरोगेटरी, वो सबको कम तर समझ रहा था। नंबर 5 वेन कहते हैं कि अपने आप को सबसे बेहतर समझना, बाकी सबकी अक्ल को, अपने आप को अक्ल को समझना, तो वेन उसका बिहेवियर था, ठीक है। फिर प्राइड भी था, गुरूर भी था उसकी बिहेवियर के अंदर, ठीक है। फिर उसके अलावा एक स्टीरियोटिपिकल भी था, STEREOTYPICAL, स्टीरियोटिपिकल, कि जी सबको एक ही तराजू में तोड़ रहा था कि सब मशरकी लोग एक जैसे हैं। तो ये इसके बिहेवियर के मुख्तलिफ रंग थे। और आखिर में उसके बिहेवियर के अंदर आया था शर्मिंदगी, ठीक है, अबिट ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था वो, कि उसको मालूम हुआ कि उसका जो ख्याल था वैसा नहीं हुआ और वाकई बच्चा ठीक हो चुका है। ठीक हो गया। यहाँ पर यूनिट नंबर 6 खत्म हो गए। 3 लेक्चर मैंने कंप्लीट किया जिसमें 2 पार्ट्स थे, यानी 2 पैसेजेस थे, ठीक है, एक वो ब्लेम्ड वाला, डेमोब्लेम्ड वाला, और ये बेबी बैगर वाला। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, इन क्वेश्चंस को भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया। इसको डीपली आप पढ़ें खुद, जो वर्ड्स की मीनिंग समझ नहीं आ रही उनको गूगल से सर्च करें। आप BS लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई छोटे स्टूडेंट्स नहीं है, बच्चे या स्कूल लेवल के, एक वर्ड का मतलब बताऊँ, जो जो जहाँ पर ज़रूरत थी मैं बता दिया, बाकी आप इनको देखें, होपफुली आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इससे अगला यूनिट जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, होपफुली वो भी आपको समझ आ जाएगा और फिर हम मूव ऑन करेंगे ऐसे ही आगे। अल्लाह हाफ़िज़।